गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अध्याय 17 प्राकृतिक आवास चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्राकृतिक आवास आप सब जानते हैं, जीव जंतु है ना, प्रकृति में उनका एक विशेष आवास होता है। जैसे कि मछलियां जल में रह सकती है ना। उसके बाद हाथी, शेर ये सब थल में रह सकते हैं। पक्षी ये क्या होते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक जीव का एक अपना प्राकृतिक आवास होता है, जिसमें ये क्या कर सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं और अपने जीवन के सारे कार्य है ना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी बुक में कांगेर उसका जगदलपुर की कांगेर नदी के कुटुमसर गुफा का चित्रण किया गया है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं छत की दीवारों पर चूना युक्त है, जिससे जल टपक रहा है ना। और जमीन पर शंकु के समान उभरती हुई तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। तो जो भी यहाँ पर 35 किलोमीटर तक ये गुफा फैली हुई है और इसमें बहुत अधिक अंधेरा है। टार्च यदि बंद कर दें तो एक कदम चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो परंतु इतने अंधेरे के बावजूद भी यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि चमगादड़, कीड़े मकोड़े, मिलीपेड्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं और ये अपने प्राकृतिक आवास में यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। यहाँ गुफा का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है और यहाँ का पानी का टेम्परेचर 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। गुफा के अंदर पानी के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता और ये यहाँ पर प्रायः बाढ़ भी आ जाती है। गुफा में मछली की एक ऐसी जाति पाई जाती है जिसको अंधी मछली के नाम से भी जाना जाता है ना, जिसकी आंखें बहुत छोटी होती है। इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। इसको वहाँ के लोग कानी मछली के नाम से भी जानते हैं। ये पहाड़ी नदियों आदि में भी इसकी कई किस्में पाई जाती है, परंतु एक खास किस्म होती है जो केवल कानी मछली की केवल कुटुमसर की गुफाएं में मिलती है और सूक्ष्म जलीय पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, घोंगे आदि को ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। मृत जंतु और पौधों को भी ये खाती है। तो ये स्क्वेंजर या अपमार्जक के रूप में भी काम करती है और ये मिट्टी के नीचे अपना समय बिताती है और पानी में सांस लेने के लिए समय समय पर बाहर आती है और कभी कभी पानी से बाहर भी मुंह निकाल करके हवा में भी सांस लेती है। तो इस तरीके से ये अपना पूरा जीवन काल इसी गुफा में बिताती है, प्रजनन करती है, भोजन करती है, श्वसन करती है। उसके बाद मृत्यु के बाद ये यहाँ पर ही मर जाती है। तो इस तरीके से मछली की आबादी कुटुमसर गुफा में यहाँ पर ये इसका प्राकृतिक आवास है और यहीं पर इसकी क्या होती जा रही है, मात्रा बढ़ते जा रही है और ये अपनी संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुटुमसर की बहुत सारी बातें बताई और कानी मछली के बारे में भी आपको बताया। तो अब आपको पता लगाना है बाढ़ के समय ये मछलियाँ कैसे जीवित रह सकती होगी, है ना, और ये दूसरी मछलियों से क्यों भिन्न है, किस तरीके से ये भिन्न है, और प्रकाश में दूसरे अनेक अजैविक जीव कैसे जिंदा रह सकते हैं, है ना। ये प्रकाश संश्लेषण कैसे कर पाते होंगे। यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो इतने कम टेम्परेचर में, इतने कम हवा में ये कैसे जीवित रहते हैं और इन सबको भोजन कैसे मिल पाता है और इनको प्राकृतिक कारक क्या क्या हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। तो इन सब की जानकारियाँ आप कलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद प्राकृतिक वास में पर्यावरण के बीच में जो घटकों के बीच में जो अंतर संबंध है, मतलब आप बोल सकते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच में क्या संबंध है। तो उसके लिए हम क्रियाकलाप देख सकते हैं। हम यदि सुबह सो करके उठते हैं, है ना, और यदि हम अपने दिनचर्या के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि हमको बहुत सारी निर्जीव चीजें और सजीव चीजों से काम पड़ता है, जैसे कि हवा, है ना, टूथब्रश, पानी, दूध, चाय इत्यादि। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और कपड़े, है ना, प्लास्टिक, पेट्रोलियम इत्यादि, ये सारी चीजें हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके ऊपर हम पूरी तरीके से निर्भर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मनुष्य क्या करता है कि इन जीवित और निर्जीव चीजों के बीच में हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से जीवित निर्भर रहते हैं और इन दोनों का भी आपस में बहुत महत्वपूर्ण संबंध होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सजीव और निर्जीव के बीच के संबंधों को देखा। अब इसको और गहराई से सोचिए जरा कि जीव जंतु किस तरीके से निर्जीव पर निर्भर है और निर्जीव किस तरीके से सजीवों पर निर्भर है। ठीक है। अगले चैप्टर में, अगले क्लास में हम जैविक घटकों के अंतर संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।